बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है दैट इज बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। ये बेसिकली लेंजेज लॉ की एप्लीकेशन है टू द एसी जनरेटर और जनरली इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जनरेटर हमने देखा था, जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है जनरेटर में कि जो कॉइल ऑफ जनरेटर है इसको हम मैकेनिकली रोटेट करते हैं किसी सोर्स के थ्रू। लाइक टरबाइन को हम रोटेट करते हैं फॉलिंग वाटर से या हाई प्रेशर स्टीम से। तो ये टरबाइन जब रोटेट होती है तो उसके साथ, उसकी शाफ्ट के साथ कॉइल अटैच होता है, वो कॉइल रोटेट होता है। अब जब कॉइल रोटेट होता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फ्लक्स, जब कॉइल रोटेट होता है तो इसमें से फ्लक्स चेंज होता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। उसकी एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। सिमिलरली करंट था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो हमने ये देखा था कि इस साइड ए बी पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और इस वाली साइड पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी। ये एरोज करंट की डायरेक्शन को शो करें। फिर हमने इसका ये भी ड्रॉ किया था जिसमें हमने ये देखा था कि कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा है या इस साइड पे आप देखें तो इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो फिर हमने मोशनल ईएमएफ वाले मेथड से भी आउटपुट ईएमएफ की इक्वेशन फाइंड की थी और करंट की इक्वेशन भी फाइंड की थी। बहरहाल इन एनी ऑफ द टू सिचुएशंस, यहाँ पे जब ये कॉइल रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा, सो नाउ दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। और ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है क्योंकि, ठीक है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है और अगर कॉइल की शेप में हो तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। और वो टॉर्क क्यों अप्लाई होता है वो हमने देखा था कि इस वाले पोर्शन पे और कॉइल के इस वाले पोर्शन पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती हैं और उन फोर्सेस की वजह से एक कपल प्रोड्यूस होता है और वो कपल उसकी वजह से इस कॉइल पे टॉर्क अप्लाई होता है। अच्छा, तो देखें यहाँ पे ये जो टॉर्क या जो बैक मोटर इफेक्ट है इसी को हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। क्या मतलब कि यहाँ पे जब कॉइल में करंट इंड्यूस होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो करंट अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स के थ्रू चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो देखें यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल की रोटेशन की वजह से। हम कॉइल को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इस कॉइल की रोटेशन की वजह से इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो लेंजेज लॉ के मुताबिक अब क्या होगा कि ये जो करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, मींस के कॉइल की इस तरफ रोटेशन को अपोज करेगा। ये हमने कॉइल लिया था इस तरह से कि देखें ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा था लाइक दिस। तो अब यहाँ पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो टॉर्क इस कॉइल की इस तरफ रोटेशन को अपोज करेगा, यानी वो टॉर्क इस कॉइल को इस तरफ रोटेट करना चाहेगा। दैट इज द बैक मोटर इफेक्ट कि एक्सटर्नल सोर्स या टरबाइन से हम कॉइल को इस तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें इस कॉइल पे जब जब ये रोटेट होगा और इसमें करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ कि वो करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल की इस तरफ रोटेशन की वजह से, तो वो करंट कॉइल की इस तरफ रोटेशन को अपोज करेगा, यानी इस तरफ रोटेशन को कैसे अपोज करेगा कि वो टॉर्क इसके अपोजिट अप्लाई होगा। ठीक है, जो एक्चुअल रोटेशन है उसके अपोजिट ये टॉर्क अप्लाई होगा, यानी ये टॉर्क कॉइल को एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना चाहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट। ठीक है, बैक मोटर इफेक्ट के जो एक्चुअल रोटेशन है कॉइल की, ये उस रोटेशन को अपोज करेगा ये टॉर्क। इस टॉर्क के थ्रू ये कॉइल की रोटेशन, जो एक्चुअल रोटेशन है, वो अपोज करेगा इसको। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अपोज करेगा। तो देखें हमने ये देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये देखें हम ए बी साइड को कंसिडर कर रहे हैं। ये जो कॉइल की ए बी साइड है
इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। यानी अगर यहां पे हम देखें तो देखें ये ए बी साइड हमने ये ली थी, ये वाली साइड, सो दिस साइड, ठीक है, इसमें करंट डाउनवर्ड है, ठीक है, यहां पे देखें करंट डाउनवर्ड है इसमें, ये हमने इस तरफ शो किया है और मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करें F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो देखिए अगर हम फिंगर्स को रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये थंब हो गया ए बी कंडक्टर में करंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन और फिंगर्स इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर के ऊपर, वो होगी आउटवर्ड फ्रॉम द पाम, पाम से आउटवर्ड। यानी इस वाले ए बी साइड पे एक आउटवर्ड फोर्स जिसको हम डॉट से शो करते हैं, दिस फोर्स F इज अप्लाइड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ए से लेके बी तक इस पूरे कंडक्टर पे एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होगी और ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू, या चले यहां पे मैं लिखता हूं उसकी थ्योरी, यहां पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। यहां पे क्योंकि थीटा 90 है स्पेसिफिक सिचुएशन में जो इस ओरिएंटेशन के लिए है, तो आप इसको आई एल बी भी लिख सकते हैं फॉर दैट ओरिएंटेशन। लेकिन अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो चलें इसको हम साइन थीटा की फॉर्म में भी लिखें। तो ये फोर्स इस पूरी ए बी साइड पे ये फोर्स अप्लाई होगी इन द, इसकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और ये जो दूसरी साइड है सी डी साइड, ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन साइड ए बी ऑफ द क्वाइल, ठीक है, क्वाइल की ए बी साइड पे ये फोर्स अप्लाई होगी और सी डी साइड पे क्या फोर्स अप्लाई होगी, सो द फोर्स ऑन सी डी साइड ऑफ द क्वाइल ऑफ द जनरेटर इज, वो होगी F इज इक्वल टू, वो भी इतनी ही होगी आई एल बी साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट विल बी इनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। कैसे, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इस साइड पे करंट अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड करंट और ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे फोर्स क्या होगी इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड का मतलब है कि ये फोर्स इसको आप क्रॉस से शो कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये F की डायरेक्शन सी बी साइड पे सी डी साइड पे हमने क्रॉस से शो की है, यानी इस पूरी साइड पे एक इनवर्ट फोर्स है और इस पूरी साइड पे एक आउटवर्ड फोर्स है, जिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। तो यहां पे भी हमने इसको शो किया, देखें ये एक्चुअली कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो देखें ये जो साइड ए बी है ये इस तरफ मूव कर रही थी, एक्चुअल रोटेशन ये है v की डायरेक्शन ये और ये, यानी ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है एक्चुअली। लेकिन ये जो अब टॉर्क ये जो फोर्सेस हमने यहां लिखी हैं जो कपल अप्लाई हो रहा है इस कॉइल के ऊपर, तो वो कपल क्या है कि ये देखें ये फोर्स यहां पे फोर्स इस तरफ है और यहां पे फोर्स इस तरफ है, यानी जो एक्चुअल रोटेशन है ये फोर्सेस उस रोटेशन को अपोज कर रही हैं। यहां पे आप देखें तो कॉइल इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेकिन अब जो टॉर्क इन दो फोर्सेस की वजह से अप्लाई होगा यानी टॉर्क ड्यू टू कपल, तो ये फोर्स आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, तो ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा, यानी जो एक्चुअल रोटेशन थी उसके ऑपोजिट। सो दिस इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट। अगर हम यहां पे देखें तो देखें ये डाउनवर्ड करंट और ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस साइड पे आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, यानी अगर आप इसको यहां पे इस ओरिएंटेशन पे देखें तो ये आउटवर्ड फोर्स का मतलब इस तरफ और ये वाली फोर्स इनवर्ड इस तरफ होगी। तो कॉइल की एक्चुअल रोटेशन ऐसे है, जबकि जो अपोजिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरफ इसको रोटेट करना चाह रहा है। सो दैट इज द बैक मोटर इफेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंजेस लॉ। अब देखें यहां पे ये करंट जितना ज्यादा होगा तो ये फोर्स उतनी ज्यादा होगी और टॉर्क भी इसके ऊपर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क फाइंड किया था, दैट वाज टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, या एन आई बी ए कॉस थीटा भी आप लेते हैं, अगर आप एंगल्स पे डिपेंड करता है। हमने देखा था कि
किस तरह से हम लेते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितना करंट ज्यादा होगा तो अपोजिंग टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो जनरेटर के साथ जो डिवाइसेस लगे हुए होते हैं जिनको हम लोड कहते हैं, तो अगर ये ओपन सर्किट हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा सर्किट अगर ओपन है, ये वाला, यहाँ पे कोई चीज कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ, दिस इज एन ओपन सर्किट, तो उस केस में क्या होगा कि ये करंट ड्रॉ नहीं होगा जनरेटर से। ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे, तो अच्छा करंट फ्लो नहीं करेगा क्या मतलब कि नेग्लिजिबल करंट इसमें इंड्यूस होगा, तो अपोजिंग टॉर्क भी कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है उस कॉइल को रोटेट करना इजी होगा, थोड़ी एनर्जी से वो कॉइल रोटेट हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड कनेक्ट कर देंगे, लोड मींस कोई डिवाइसेस जो आप इससे ऑपरेट करना चाह रहे हैं जनरेटर से, तो इस केस में अब क्या होगा कि अब ये करंट ड्रॉ होगा जनरेटर से। ठीक है, द करंट विल बी ड्रॉन बाय द लोड, और यहाँ पे एक हैवी करंट फ्लो करेगा कॉइल में। तो अब उस हैवी करंट को मेंटेन रखने के लिए, देखें अब कॉइल करंट तो प्रोड्यूस हो रहा था, कॉइल की रोटेशन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था, लेकिन जितना ये करंट ज्यादा है तो उतना अपोजिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। उस अपोजिंग टॉर्क को ओवरकम करने के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि ये कॉइल कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहे, तो हमें एक ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी टू रोटेट द कॉइल, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आप देखें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, लोड नहीं है हमारे पास, तो ये इजीली रोटेट होगा, थोड़ी एनर्जी से रोटेट हो जाएगा कॉइल, क्योंकि करंट नेग्लिजिबल है और अपोजिंग टॉर्क भी नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे तो अब वो करंट ड्रॉ होगा, जनरेटर से करंट ड्रॉ होगा, और जितना करंट ज्यादा होगा उतना ये अपोजिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर आप यहाँ पे हैवी लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, सो यू मस्ट प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which should oppose or which should overcome this opposing torque। ठीक है, वो इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको रोटेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉर्क इसमें इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इसकी एक्चुअल रोटेशन को अपोज कर रहा है। जितना करंट ज्यादा होगा ये अपोजिंग टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस कॉइल को कॉन्स्टेंटली रोटेट करने के लिए, सो दैट उसमें एक ईएमएफ कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होती रहे और कांस्टेंट करंट उसमें इंड्यूस हो। सो दिस इज द बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर आप लोड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो आपको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी भी पड़ेगी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, जितनी आप यहाँ पे हैवी लोड यानी इसको आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं जनरेटर से, तो उतना ज्यादा करंट ड्रॉ होगा और उतनी ज्यादा आपको इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी जनरेटर को। So this is the application of Lenz's law basically to the generator, alternating current generator या DC जनरेटर, दोनों केसेस में, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ है, जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और करंट इंड्यूस हो रही है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो हम लेंजेस लॉ से फाइंड करते हैं, या करंट की डायरेक्शन हम लेंजेस लॉ से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो करंट की डायरेक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट या सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट ले लें, फर्ज करें यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड करंट ले लें इस ओरिएंटेशन पे, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अपोजिंग वो टॉर्क अपोजिंग नहीं होगा, बल्कि वो इसकी एक्चुअल मोशन को सपोर्ट करेगा। आप देखें अगर यहाँ इनवर्ड फोर्स हो और यहाँ आउटवर्ड फोर्स हो, तो कॉइल की जो रोटेशन है वो इस तरह से रोटेशन है, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड फोर्स, ये उस मोशन को सपोर्ट करेंगे, जबकि उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ठीक है, उसको अपोज करना चाहिए। तो वो जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इफेक्ट इन विच एन अपोजिंग टॉर्क is applied on the coil of the generator is known as बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। ठीक है।